इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात, लेकर हाजिर है एक और नया अंक। ये कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय क्या है और विशेषज्ञ कौन है आज हमारे साथ बताएंगे मेरे साथी अमित। बिल्कुल नीरा, आज कार्यक्रम किसान की बात का इंतजार हमारे श्रोता सभी करते ही हैं और आज भी निश्चित रूप से मन में एक आशा होगी कि आज जो विशेषज्ञ होंगे किस विषय पे चर्चा होगी। और जो किसान हैं नित्य प्रतिदिन उठकर सुबह खेतों में परिश्रम करते हैं, कोशिश रहती है कि आज का दिन कल से बेहतर हो। वहीं हमारी भारत सरकार किसान का साथ देती है। एक उद्देश्य होता है कि हमारा जो किसान है उसके खेत खलियान खिलखिलाते रहें, वो खुश रहे, उसकी आने वाली पीढ़ियां इसी को लेकर के आगे बढ़ें, देश उन्नति करे। कार्यक्रम किसान की बात का जो उद्देश्य है वो भी तभी एक सार्थक होता नजर आता है जब यहां से विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बातों को एक किसान अपने खेत में उतार लेता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ जब हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं तो इस कार्यक्रम की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको नंबर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बता दें विषय कि आज का विषय क्या है। भाई, कार्यक्रम किसान की बात में जो आज का विषय है वो है श्री अन्न का जो पर्यावरणीय महत्व है वो क्या है। और इसके लिए चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय कुमार योगी। आप वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और विषय से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो अगर जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो आप हमें डायल कीजिएगा। दिल्ली के बाहर से डायल कर रहे हैं तो 011 STD कोड है और टेलीफोन नंबर है 23421608। और अगर आप एक और हमारा माध्यम है जिससे अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो है व्हाट्सएप माध्यम। तो व्हाट्सएप माध्यम जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें आप संदेश भी भेज सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, आपको ये बता दें कि एक बार फिर बता दें कि आज का हमारा विषय है भाई, विषय है श्री अन्न का पर्यावरणीय महत्व। इस पे जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं या हमारे देश का युवा है जो युवा शक्ति कृषि में लगी है, उसकी कोई भी मन में ऐसी जिज्ञासा है जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम ये कहते भी हैं कि कड़ी धूप हो या हो शीत काल, हल चला करना होता बेहाल, रिमझिम करता होगा सवेरा, इसी आस में न रोकता चाल, खेती बाड़ी में जुटता ईमान, महान पुरुष है वो किसान। क्या बात ये है। किसान की बात कार्यक्रम में जब हम किसान की चर्चा करते हैं सच में मन गौरवान्वित होता है और अपने ऊपर हम गर्व करते हैं कि हम उस देश के बेटे हैं जहां जो धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है, वो बढ़ चढ़ करके इस कृषि में योगदान देते हैं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करते हैं। बिल्कुल। और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753 और टेलीफोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं 01123421608। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। अक्षय कुमार योगी जी, हम पहले भी ये अपने कार्यक्रमों के द्वारा अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते रहे हैं और आज हमारे सभी किसान भाई बहन जानते हैं कि वर्ष 2023 को श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप इसी विषय पर चर्चा करें, थोड़ा प्रकाश डालें। 2023 को श्री अन्न का जो वर्ष घोषित किया गया है पूरे विश्व भर में, वो भारत की तरफ से एक अच्छी पहल है, क्योंकि श्री अन्न अपने आप में ही ऐसे अन्न और ऐसे फसलों को सम्मिलित करते हैं जिनमें की पोषक तत्व भी अधिक होते हैं, जिनकी की संवेदनशीलता जो जलवायु के प्रति है वो भी कम होती है, और इसके अलावा इसमें सारे के सारे गुण मौजूद होते हैं जो ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, अपना जो पर्यावरण है उसके लिए, पेड़ पौधे हैं उनके लिए और साथ में जो मृदा है उनके लिए एक महत्वपूर्णता उसकी और बढ़ती जाती है। जी, आप पूरे भारत में बहुत प्रकार के अन्न, श्री अन्न के जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। सूखे से लेके जहाँ पर पूरा पानी से भरा हुआ जल भराव रहता है वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि सूखे से लेके नमी तक पूरे भारत में जहां तक कोशिश करें वहां हम श्री अन्न को उगा सकते हैं। लेकिन अभी एक मन में और प्रश्न आता है। बहुत अच्छी भूमिका आपने बता दी हमें कि जो श्री अन्न है वो पेड़ पौधे, पर्यावरण, पशु पक्षी, मनुष्य सबके लिए पोषक तत्वों से भरपूर है और निश्चित रूप से प्रकृति में एक सकारात्मक योगदान देने वाला तथ्य है। जी हाँ। हम जानना चाहेंगे कि श्री अन्न में कौन कौन सी फसलें सम्मिलित हैं जिनको हम अच्छे से अपना पोषक तत्व के लिए प्रयोग कर सकते हैं या पर्यावरणीय महत्व की दृष्टि से प्रयोग कर सकते हैं। श्री अन्न में मुख्य रूप से 6-7 फसलें आती हैं, जिसमें कि बाजरा है, ज्वार है, इसके अलावा कुटकी है, सावा है। ये ऐसी फसलें हैं जो कि अलग अलग जगहों पे और अलग अलग पर्यावरण में उगाई जाती है, इसीलिए इनकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। और जो अपने गाँवों के और स्थानीय भारत है उसमें इसका उपयोग भी अधिक स्तर पे किया जा रहा है।
इसीलिए स्थानीय जो अभी वर्तमान सरकार है उसने इसको पहल दी है कि क्यों ना क्यों एक अच्छा इसको आगे बढ़ाया जाए। जो कमी है जो कि मनुष्य में इसमें मुख्यतः पाई जाती है सूक्ष्म तत्वों की कमी, उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म तत्व है उसकी भरपूरता बाकी जो फसलें हैं जैसे कि गेहूं चावल उनसे ज़्यादा और भरपूर होती है। क्या बात है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो भरपूर हैं श्री अन्न में। लेकिन डॉक्टर साहब, जो श्री अन्न का वर्ष ये घोषित किया है और मना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक श्री अन्न होना चाहिए। शायद पुनः कॉल आ गया है। नमस्कार, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, अपना सवाल रखिए। जैसा कि मोटा अनाज का ये वर्ष चल रहा है जी, तो इससे जो पर्यावरण को हमारे फायदा हो रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इससे खास कौन कौन चीजों का लाभ होता है, और ये मोटा अनाज अगर हम लोग अपने जीवन में लेते हैं तो हम लोगों को साथ में क्या फायदा होता है, इन दोनों फायदों पे जरा आप प्रकाश डालें। जी राजा जी, सबसे आपने अच्छा एक सवाल पूछा है कि मोटे अनाजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आपने जैसे कि पहले भी ये देखा होगा कि गाँव में मोटे अनाजों को अधिक रूप से उपयोग में लिया जाता है। उसका कारण ये है कि एक तो इसमें पोषक तत्वों की भरपूरता होती है, एक ये अपनी पाचन शक्ति को अच्छे से बढ़ाता है, जिसकी वजह से मधुमेह और मोटापा जैसे रोग है वो मनुष्यों में कम से कम होते हैं। अगर बात करें जानवरों की, तो इसका जो चारा होता है उनकी पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनसे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी उपयोगिता उनके लिए भी अच्छी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप देखते होंगे जहाँ पे बाजरे का खेत होता है वहाँ पे पक्षियों की भरपूरता ज़्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका जो रेशा होता है दाने के ऊपर का, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और उनके लिए भी एक लाभदायक होता है, और इस वजह से बाजरे को भी अच्छा फायदा होता है अगर वो कम मात्रा में ये करते हैं, और उसकी जो थ्रेसिंग होती है दाने की वो अच्छी हो जाती है। धन्यवाद राजा जी प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का जो विषय है वो श्री अन्न का पर्यावरणीय महत्व, तो यानी कि हमें जो बात करनी है आज, हमारी कोशिश रहेगी कि श्री अन्न का पर्यावरण में सुधार के लिए क्या महत्व है, इस पर आप प्रकाश डालें। जलवायु परिवर्तन अभी जो है एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही बड़ा कारण बनता जा रहा है। हमारे जो जीवन शैली है वर्तमान की, उसमें उसका बहुत योगदान है। जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बिल्कुल ही सूखा हो रहा है। ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनमें श्री अन्न का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखिए राजस्थान में बाजरे की जो है उत्पादकता ज्यादा होती है। जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है वहां पे ही लिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो जीवन काल है वो केवल 60 से 70 दिन का भी हो जाता है, और अगर वर्षा कम हो तो उससे कम भी हो जाता है। दूसरी ओर आप देखिए जो कि दक्षिण भारत में आप जाओगे जहाँ पे पानी का भराव रहता है और रहता है, वहाँ पे रागी जैसी फसलें आप उगा सकते हैं। जहाँ पे पानी का भराव ज्यादा हो तब भी वो उग जाती है, कुटकी हुई, रागी हुई, और उससे जो है ना केवल एक अच्छा भोजन बनता है बल्कि किसान को एक सुरक्षा भी मिलती है, हर तरीके से आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा। जी, तो डॉक्टर साहब अभी बात करेंगे, अभी हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। उग्रेश चंद्र मरकाम, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला से सर। जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, इस समय मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ पूरा यहाँ पर मोटे अनाज के उत्पादन ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस शासन की है जो इसको क्रय समिति बहुत कम है हमारे क्षेत्र में। तो इसके लिए हम कहाँ संपर्क करें? हमारे यहाँ तो कोदो, कुटकी, सावा सब कुछ हो जाता है। ज्वार वार, बस्तर जिला है, जंगली क्षेत्र है। जब से इस सरकार ने ये घोषित किया कि ये वर्ष जो है मोटे अनाजों का वर्ष है, तो उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि हमें इसका बाजार भी मिले, और इसका बाजार के साथ साथ इसके ग्राहकों की भी उपलब्धता बढ़े, ताकि जो छोटे किसान हैं, क्योंकि मोटे अनाज खासकर आदिवासी और ऐसे जंगलों के जो क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा प्रचलित है और उनमें ज्यादा उगाया जाता है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि आसपास की जितनी भी मंडियां हैं उनमें इसके लिए ना केवल अलग से मूल्य रखे जा रहे हैं, बल्कि जितने भी अधिकारीगण हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप उनसे ये खरीदे और आगे पहुंचाए। तो इसके लिए अगर ये करना है तो आप अपनी क्रय विक्रय जो समिति होती है, जो मंडी है, वहां पे जाके और इसके लिए बात कर सकते हैं। जी, एक अन्य श्रोता लाइन पर हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी धन्यवाद, मैं गोविंद लाल बात कर रहा हूँ। जी गोविंद लाल जी, जैसे हम अपना ये करते हैं, धान और गेहूं का खेती करते हैं जी, लेकिन हम ये मोटे अनाज के बारे में ये जानना चाहेंगे कि जैसे बाजरा हुआ, दूसरी चीजें हुई, तो इनका अगर हम खेती करते हैं तो इसमें मतलब उतना ही लागत लगेगा जितना हमारे धान और गेहूं में लगता है?
नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप धान और गेहूं में तो बहुत पानी और बहुत लागत लगता है, उसमें बहुत सारे जो है खाद उर्वरक, उसके अलावा कीटनाशक का यूज करना पड़ता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, मोटे अनाजों का बीज दर कम होती है, आपको उसमें ज़्यादा जो मजदूरी नहीं लगानी पड़ती, और अगर पानी में एक बार आपने डाल दिया तो उसके बाद में किसान ऐसा ही होता है अमूलतः कि वो जाके और लास्ट में उसका केवल वो उत्पाद ही लेके आता है। तो उसमें लागत तो बहुत कम होती है। जहाँ पे गेहूं और चावल में जो है खाद की उत्पाद जो आवश्यकता है वो 120 से 160 किलोग्राम तक होती है, इसमें केवल 40 किलोग्राम तक ही पाई जाती है। तो इसकी लागत तो आधे से भी कम होती है उसके, और इसकी उपज और पोषक तत्व की महत्ता उनसे भी ज़्यादा होती है। तो इसको तो प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, और आपको भी जो है इसको अपने जीवन शैली में, अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी, बड़े अच्छे प्रश्न हमारे श्रोता भी पूछ रहे हैं और लगातार जो है कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना, चर्चा करना बहुत ही आवश्यक तो है ही, लेकिन जानकारी लेने के लिए भी बहुत उत्सुकता है सब में। देखिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि इनका क्या सवाल है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। मेरा नाम माता प्रसाद है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। खेत जो है वो कई जगह अलग अलग छोटे छोटे खेत हैं हमारे लोगों के, तो उसको हम जब बोते हैं तो जगह जगह चिड़ियों का ज्यादा परेशानी करनी पड़ती है, जानवर की करनी पड़ती है, हटाना पड़ता है उनको। तो इसलिए उसके लिए इंतजाम ऐसे करवा दें कि हमारा खेत एक जगह करवा दें, चकबंदी करवा के, तो हम ये मोटा अनाज बोएंगे। देखिए, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप एक अच्छी चीज कर सकते हैं कि पशु पक्षी और उनके लिए जो है एक जो चमकीली पट्टियां आती है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पशु पक्षियों के आपकी खेत पर जो आक्रमण होता है वो बहुत कम हो जाएगा। जी, ये तो वही जो डॉक्टर साहब कर सकते हैं, भाई उसके विषय में बताया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं श्री अन्न का पर्यावरणीय महत्व, तो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो सवाल आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि कैसे उन्हें उगाया जाए, और अगर उन्हें हम उगाना चाहते हैं तो क्या अन्य खेती से वो कुछ भिन्न होगा या वैसा ही होगा, लागत की बात करें या फिर उगाने की बात करें, तो यही जानना चाह रहे हैं जो जितने कॉलर अभी तक जुड़े। और डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे, कॉल आने से पहले तो हमारी बात चल रही थी कि जो श्री अन्न है उसका पर्यावरणीय महत्व के विषय पे हम बात कर रहे थे। आपने बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है और बेमौसम बारिश होना, जब बारिश की आवश्यकता नहीं तब बारिश पड़ रही है, तो इसको किस प्रकार से जो श्री अन्न है उसका प्रयोग इसमें हो सकता है, इसके लाभ पहुंच सकता है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। देखिए, श्री अन्न के जितनी भी फसलें हैं उनमें जो है जैविक और अजैविक जो तनाव होते हैं पर्यावरण के कारण, उनमें एक अच्छी सहिष्णुता पाई जाती है। उसका कारण ये है कि इनकी जो जैविक जो क्षमता होती है श्री अन्न की फसलों की, वो बाकी की तुलना में भिन्न होती है। क्योंकि जैसे कि अगर वैज्ञानिक भाषा में बात की जाए तो ये C4 टाइप के जो हैं वो पौधे होते हैं, जिनमें कि जलवायु परिवर्तन अगर ज्यादा होगा तो इनको फायदा होता है। तो आने वाले समय में न केवल इनकी महत्वपूर्णता बढ़ती जाएगी, बल्कि आपको अपनी जीवन शैली में इनको आधार बना के और इनको अपनी जो भोजन है उसमें लाना ही पड़ेगा। क्योंकि यही है जो कि ज्यादा बरसात होगी तो भी आप उगा सकते हो, अगर कम बरसात होती है तो भी उगा सकते हो, अगर ज्यादा तापमान होगा, जो कि आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, उसमें यही फसलें हैं जो कि उत्पादन अच्छा देगी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रवि नारायण है, मैं भिलाई से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल रखिए। भिलाई छत्तीसगढ़। मेरा सवाल ये है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे जो है हाई प्रोटीन डाइट वर्जित है। जी, कहना चाह रहा हूँ कि ये जो श्री अन्न है, मतलब ये जो 5 जो कोर्स जो ग्रेन्स होते हैं, इनको खाने से ये सब हाई प्रोटीन डाइट है कि अपन ये जिनको यूरिक एसिड वगैरह की जो शिकायत होती है वो भी खा सकते हैं? नहीं सर, जो रागी जैसी फसलें हैं उनमें अच्छे से जो अन्य पोषक तत्व जैसे कैल्शियम की उपलब्धता ज्यादा होती है और प्रोटीन की उपलब्धता कम होती है। ऐसी 1-2 जैसे बाजरा है, उसमें जो धान और गेहूं के बराबर प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अन्य जो ये श्री अन्न की फसलें हैं उनमें ये चीज़ कम पाई जाती है। इसीलिए मैंने अभी शुरू में बताया था, मधुमेह है, मोटापे और जो अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हेलो, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। सर जी, मेरा नाम है भाग्य नारायण शाह जी, मैं साहेबगंज मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा मड़ुआ का बीज तैयार है, मड़ुआ का जी, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं जी। तो इस हालात में हम लोग क्या करते? पौध तैयार हो गया है, जैसे धान का पौध होता है वैसे ही मड़ुआ का ही पौध होता है जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल तैयार हो गया है हम लोगों का जी।
लेकिन बारिश नहीं हो रही है, इसके लिए कोई उपाय? देखिए, हमारे सभी जो श्रोता हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, प्रश्न करते हैं। अब बात रही बारिश होने की, तो ये तो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बारिश हो रही है, अभी नहीं हो रही है, और कहीं बेमौसम बारिश हो जाती है। लेकिन वहीं फिर हम ये भी बताना चाहेंगे कि यदि नहीं है तो ऐसे में भारत की जो सरकार है उसने सिंचाई कृषि योजना चलाई हुई है, जिसका लाभ हम उठा सकते हैं। जल संरक्षण की योजनाएं हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं, अपने खेत में तालाब बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब तक कोशिश हो, बारिश हो, या तो इंतजार किया जाए या भी हमारे पास जल के ऐसे संसाधन हो, वरना सबसे अच्छा तो हम यही कहेंगे कि आज जहां जल की उपलब्धता नहीं है उसी विषय पर चर्चा चल रही है कि वहां के लिए बहुत अच्छा विकल्प है श्री अन्न। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहां से बात कर रहे हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। नाम बताएं और प्रश्न। मेरा नाम संदीप है, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी संदीप जी बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ जो श्री अन्न इस साल मनाया जा रहा है जी, उसमें मक्के की खेती भी उसी में आती है सर? मक्के की खेती को उसमें नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसका जो संवेदनशीलता और जो सहिष्णुता है वो श्री अन्न के इनमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जवार को इसमें अच्छे से सम्मिलित किया गया है और बाकी जो 6 जो सांवा, कुटकी, उनको सम्मिलित किया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद फोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, ये रहता है क्योंकि हम मक्का को मोटे अनाज के रूप में बोलते हैं और मोटे अनाज का वर्ष है, तो ये कई बार प्रश्न आया है, लेकिन श्री अन्न का उसमें जो है वो थोड़ा अलग होता है। जी, तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस संदेश के बाद। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है।
प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है। क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। सबसे बड़ी बात जो हम अभी कार्यक्रम में चल रही है पर्यावरणीय महत्व को लेकर के, इसमें जानना चाहते हैं कि जो मृदा संरक्षण है, जी मृदा संरक्षण के विषय में क्या महत्व है श्री अन्न का? श्री अन्न की जो फसलें होती है, एक तो आप देखिए उनमें पत्तियां और उनकी जो पैदावार है उनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। जिसकी वजह से अगर अगले साल आप सुरक्षित खेती में इनको अगर आप अपने खेत में डालते हैं, उसकी वजह से अगर वर्षा आती है, ज्यादा वर्षा आती है तो भी वो खेत उसको सोख सकता है। अगर वर्षा नहीं भी आती है तो और ज्यादा गर्मी रहती है तो आपका जो मिट्टी की जो नमी है उसको ये उड़ने नहीं देगी, जो वाष्पोषण होता है उसका उड़ने नहीं देगी, जिसकी वजह से अगर आप कोई फसल बोते हैं उसमें तो उसकी उत्पादकता अधिक हो जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन में इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही अंदर तक रहती है ना, तो उससे भी ये नमी सोख लेते हैं, और अगर ज्यादा तेज हवाएं चले और चले तो उससे भी इनकी जड़ें जो है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जी डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं, शायद हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं हरिप्रसाद बोल रहा हूँ। जी हरिप्रसाद जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर जी, जैसे गांव में मक्का है ना, मक्का में जो कीड़े, दाने में जो कीड़े लग जाते हैं, उनकी कौन सा बढ़िया दवाई होता है? उसके लिए आप जो है इमिडाक्लोप्रिड का यूज कर सकते हैं, और उसको आप क्या करिए, अगर ये दाने में लग रहे हैं ना तो आपके लिए जरूरी है कि आप जब उसकी बुआई करें तो उसका बीजोपचार के समय जो है इसको काम में ले। अगर आप बाद में काम में लेते हैं तो वो कीड़ा तब तक तो उसमें लग चुके होते हैं। बिल्कुल, कई बार जो वैज्ञानिक हैं सलाह देते हैं कि यदि फसल को बीजोपचार के द्वारा बोया जा रहा है तो अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब बात चल रही थी मृदा संरक्षण पे, बहुत अच्छा आपने इस पे हमारे सभी श्रोताओं तक ये बात पहुंचाई कि श्री अन्न मृदा संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करेंगे स्थान के विषय में। जैसे आपने कहा कि पूरे भारत में जहां नमी अधिक है वहां भी हम इसकी पैदावार ले सकते हैं, और जहां कम है वहां भी ले सकते हैं। आप ये देखिए जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, राजस्थान का हो गया, थोड़ा इसमें यूपी का भी, एमपी का थोड़ा जो क्षेत्र आता है, उसमें आप बाजरा, जवार ऐसी फसलों का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ही छोटी अवधि की फसलें होती हैं, और इनके बीच में अगर आप दूसरी फसलें भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है गैप जो है थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से दो फसलें एक साथ ली जाती है तो किसान को भी फायदा होगा। दूसरी ओर जहाँ पे पानी की अधिकता होती है, जहाँ पे भराव ज्यादा रहता है, जैसे कि जहाँ पे चावल का जो एरिया है उसमें रागी हो गई, सांवा हो गया, उसका उपयोग हम कर सकते हैं और वो वहाँ पैदावार अच्छी देते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब अभी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम कैसे हो, किस प्रकार से जलवायु को हम ध्यान दें इस पर। तो इसमें जो श्री अन्न है उसका क्या महत्व है? कार्बन उत्सर्जन से आप किस प्रकार से इसको संबंधित देखते हैं? कार्बन उत्सर्जन का सीधा सा मतलब होता है कि आप जो है उसमें कितना लागत दे रहे हैं और उससे जो है कितना आपको जो है गर्मी या फिर जो गैसें निकलती है, उसको बोलते हैं कार्बन उत्सर्जन। बाकी जो गैसें हैं उनको भी कार्बन के रूप में ही देखा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है बिल्कुल उसको कार्बन के रूप में देखा जाता है। तो उसको कम करने के लिए जो मैंने आपको पहले भी कहा, श्री अन्न के जो पौधे हैं उनमें एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि वो जो है बहुत ही कम जो है ये यूज करते हैं इन गैसों का, और इनका जो स्थिरीकरण है इस कार्बन का वो ज्यादा करते हैं, अवशोषण ज्यादा करते हैं। हाँ, अवशोषण ज्यादा करते हैं और इसका उत्सर्जन कम करते हैं। उसका कारण ये है, एक तो पानी इनमें कम होता है, एक इनकी जो है अवधि छोटी होती है, एक ये C4 टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर की जो जैविक क्षमता होती है वो ऐसी होती है कि जहां पर चावल और गेहूं जो है वो 50 अगर कार्बन रहे, 50 की लेवल का कार्बन रहे, वहां पे उगेगी, लेकिन ये जो है 10 के लेवल पे भी उग जाती है। इसीलिए इसकी मतलब जलवायु परिवर्तन में भी और साथ के साथ जो कार्बन स्थिरीकरण है दोनों में इसकी महत्वता बढ़ जाती है। दूसरी ओर मैंने आपको ये भी कहा कि
किसी भी खेत में जहां पर आजकल कीटनाशकों का और उर्वरकों का उपयोग ज्यादा हो रहा है वहां पे खाद कम से कम डाली जा रही है जी। इन फसलों का विशेषता ये है कि इनकी जो खाद्य पदार्थ है, इनके जो पत्तियां हैं वो इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये खेत में मिलती है तो वहां पे उस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार अभी जो है इनको जलाने को न कहकर संरक्षित खेती पे ज्यादा जोर दे रही है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, श्री अन्न का पर्यावरणीय महत्व। और आज का जो विषय रहा है इसकी आवश्यकता भी है हमारे श्रोताओं तक कि हम किस प्रकार से जागरूक हों, जलवायु परिवर्तन को समझें, क्योंकि आज न केवल हम शिक्षित वर्ग की बात करें अपितु जो हमारा किसान है वो कम पढ़ा लिखा भी है, उसको भी सभी बातें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए कार्यक्रम किसान की बात में हम अपने सभी किसानों को सम्मिलित करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। आप कार्यक्रम में आए, उपस्थित हुए, आपका धन्यवाद। और नीरा, इसी के साथ अब हो चला है वक्त कि हम इजाजत लें। कल फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।